अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीडियो नंबर 9 है। इसका सी पार्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके थे। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 9 है। इसका सी पार्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये फ़िलहाल हाफ सीरीज़ है, तो हाफ सीरीज़ बाद में स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सबसे पहले देखें कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसमें हम दो स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है और दूसरी क्या है, क्लाउसियस स्टेटमेंट है। जो केल्विन जो पहली स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये क्या कहती है, इसको हम डायग्राम की मदद से शो करते हैं। हम सपोज करते हैं मेरे पास सोर्स है, ये मेरे पास क्या सोर्स है, ओके। और ये हम कहते हैं ये मेरे पास इंजन लगा हुआ है और इधर मेरे पास क्या है, सिंक है। क्या सिंक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ से जो एनर्जी आई है Q1 वो 100% है, ओके। तो अब यहाँ जो इंजन लगा होगा वो कुछ वर्क करेगा और हमें कुछ आउटपुट देगा। तो इसके बाद जो एनर्जी यहाँ जाएगी वो मेरे पास Q2 होगा। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है इधर, पॉसिबल नहीं है इस कायनात में कि सोर्स से हम 100% जो मिसाल के तौर पर 10 जो मेरे पास है जूल ले लें, ओके। हम हीट को कई यूनिट्स में लिख सकते हैं, जूल की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैलोरी की फॉर्म में लिख सकते हैं या BTU की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जूल यूज़ करते हैं। हम कहते हैं 10 जूल हमने हीट इधर से ली है, ओके। तो अब यहाँ 10 हीट Q1 की फॉर्म इधर आएगी, तो अभी इधर इंजन लगा हुआ है, तो अब इधर कुछ वर्क होगा, ओके। तो अब जो आउटपुट देगा, ये इंजन ने इनपुट लिया, तो इधर से जो आउटपुट देगा वर्क करने के बाद वो 10 जूल नहीं होगी बल्कि कम होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ओके। तो केल्विन ये कहता है कि इस कायनात में पॉसिबल नहीं है कि हम 10 जूल एनर्जी दें, उस पर वर्क भी हो और जो उसका आउटपुट है जो Q2 की फॉर्म में सिंक की तरफ जा रहा है वो भी 10 जूल ही हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100% हम इनपुट देकर Q1 की फॉर्म में आउटपुट Q2 की फॉर्म में 100% नहीं गेन कर सकते। ये किसने कहा था, केल्विन प्लैंक। अगर इसका हम फार्मूला देखें, फार्मूला क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 नेगेटिव Q2 ओवर Q1। अगर कहता है कि अगर पॉसिबल हो ऐसा कि Q1 हमने तो दिया है 10 जूल, तो Q2 भी 10 जूल मिल जाए, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास होगा 1 नेगेटिव 1 आ जाएगा, तो एफिशिएंसी तो ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास। तो इसलिए कहता है कि जो पॉसिबल नहीं है इस कायनात में कि 10 जूल या 10 के अलावा कोई और ही जितनी मर्जी हम अमाउंट ऑफ हीट दें उस पर इंजन को मेंटेन करे और इंजन पर वर्क भी करे, वर्क करने के बाद हमें कुछ आउटपुट भी दे वर्क जूल वर्क पर जो हमारे पास है। और वर्क होने के बाद फिर जो हमारे पास हीट बच जाएगी वो भी 10% ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। जो हीट होगी जो वर्क की फॉर्म में इधर यूज़ होगी उसका जो वर्क तो निकल जाएगा। तो अब जो वो यूज़ हो चुकी उसको हम कम कर देंगे, मिसाल के पर 2 जूल यूज़ हुई है तो 10 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास इधर 8 जूल रह जाएगी। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 100% हमें एफिशिएंसी मिल जाए। ये कौन कहता था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की कहता था। अब जो क्लाउसियस स्टेटमेंट वो हमें क्या कहती है कि पॉसिबल नहीं है। क्लाउसियस क्या कहता था हमें कि हम एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ टेम्परेचर को ले जाएं। ये मेरे पास बॉडी ए है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, हॉट बॉडी है, और एक ये कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत लो है। अब ये तो हमें देखा है कि हॉट बॉडी से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी करती है, ट्रांसफ़र होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन क्लाउसियस कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कायनात में कि कोल्ड बॉडी से भी हाँ हॉट जो एनर्जी है, टेम्परेचर है, वो हायर वाले टेम्परेचर हायर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्लाउसियस की स्टेटमेंट थी। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ टेम्परेचर को ट्रांसफ़र कर दें। वो क्या होगा कि हम खुद से बाहर से हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, फिर जाकर हम जो है ना वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेम्परेचर को। या इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम कहते हैं ये मेरे पास क्या है, हिल्स है, पहाड़ी है, तो पहाड़ियों से ग्राउंड ज़मीन की तरफ ग्राउंड की तरफ हमारे पास पानी आता है।
तो ये मेरे पास स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ये नहीं है कि पानी खुद ब खुद ही ऊपर चला जाए। हाँ, अगर हम ऊपर करना चाहते हो पानी को धकेलना चाहते तो हमें खुद से बाहर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ पानी भेज सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और ऊपर से नीचे जो खुद ब खुद होगा उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो अगर हम बात करें कि जो फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फादर है वो किसको कहा जाता है, वो सादिक कार्नेट को कहा जाता है। और इसमें जो सेकंड लॉ है जो हमारे पास है, ये हमें जो डायरेक्शन है हीट की, कि हीट कहाँ से कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो हमें सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स यही लॉ बताता है। फर्स्ट लॉ हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें डायरेक्शन ऑफ हीट नहीं बताता था। और सेकंड बात ये है कि जो हमारे पास इंट्रोपी होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो इंट्रोपी होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। तो सेकंड लॉ में भी यही है कि इंट्रोपी जो पॉजिटिव रहती है, मिसाल के तौर पर ये हार्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, तो इंट्रोपी कहते हैं इन डिसऑर्डरनेस को, कि डिसऑर्डरनेस कितनी है। मिसाल के तौर पर इसमें जो डिसऑर्डरनेस है मालिक्यूल्स के दरमियान, जो कोलिजन है, जो इंटरनल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसकी इंटरनल एनर्जी कम है। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं, फार्मूला हमारे पास Q/T है इंटरनल एनर्जी का। तो अब इसका जो S1 कह देते हैं, इधर Q1 T1 कह देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट बॉडी है। तो अब नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसके जो जो कोलिजन है वो बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर में जो डिसऑर्डरनेस है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस केस में जो S2Q2/T2 यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि इसकी डिसऑर्डरनेस जो इंटरनल एनर्जी है, जो हमारे पास इंट्रोपी है, वो लो है। ओके, तो जब हम इन दोनों को डेल्टा S1 डेल्टा S2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव Q1 T1 पॉजिटिव Q2 T2। इसको हम Q2 T2 नेगेटिव Q1 T1 लिख सकते हैं। तो अब जो डेल्टा S है, जो हमारे पास डेल्टा S है वो क्या है, वो ये हमारे पास ओवरऑल इंटरनल एनर्जी है। और हम जानते हैं ओवरऑल इंटरनल एनर्जी ना तो ज़ीरो हो सकती है और ना ही रिड्यूस नेगेटिव में आ सकती है। तो लिहाजा जो इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव ही आएगी। और अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ही होती है। पहले विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि इन दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ भी पॉजिटिव लग जाएगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव लग जाएगा, तो अभी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, तो यही आज का मेरा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।